हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवेश अकबर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से कि ब्लड ट्रांसफ्यूज कैसे किया जाता है, इनके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। ये बहुत आसान काम नहीं है। काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है कि वार्ड बॉय को, एनए को या किसी ऐसे अनऑथराइज्ड नॉन प्रोफेशनल जो है स्टाफ को दिया जाता है ब्लड कि भाई आप ब्लड लगा दें। तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एलर्जीज़ होती हैं, बड़े रिएक्शंस होते हैं, बहुत ख़तरनाक इनके जो है नतज आते हैं। तो इससे हमें ये लर्न करना चाहिए कि किसी को भी ऐसे ब्लड देना और लगवा लेना अच्छा नहीं होता, उसके काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें वाइटल साइंस के प्रोटोकॉल्स हैं। ब्लड लगाने से पहले, लगाने के बाद, कब वाइटल चेक करने हैं, बिफोर क्या करना है, आफ्टर क्या करना है, रिएक्शन की टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर के दौरान। और ये बहुत ही जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे नर्सेज हैं जो कि बिल्कुल न्यू अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ये नॉलेजेबल लेक्चर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होल ब्लड और स्पेसिफिक ब्लड components to restore circulating volume, improve oxygen carrying capacity, and correct clotting or hematological deficiencies। तो जो डेफिनेशन इसकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये है कि जब भी जिस्म से ब्लड का लॉस हो जाता है तो ब्लड लगाना पड़ता है। वो इसलिए लगाना पड़ता है ताकि सर्कुलेशन बढ़े, जिस्म में ऑक्सीजन का मिकदार बढ़े, क्योंकि जिससे ही ब्लड लॉस हो जाता है तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी सारे कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं ब्लड लॉस होने की वजह से। ऊपर ऊपर जो बोल्ड में है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है होल ब्लड और स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट्स। ये आपसे सवाल है कि ये दोनों क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस पे अभी हम पढ़ेंगे भी, अभी इसी लेक्चर में इनके बारे में भी स्लाइड्स हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड के जो है टाइप्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो पैक्ड सेल होते हैं, आरबीसी के 300 ml के होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे पास होल ब्लड होता है। होल ब्लड के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा एफएफपीज भी होते हैं और क्रायो भी होते हैं। एफएफपी क्रायो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम जो है प्लेटलेट्स और होल ब्लड के हवाले से पढ़ेंगे। तो इनके इंडिकेशंस फॉर ट्रांसफ्यूजन मतलब ये है कि क्यों लगाते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसमें जो है हम ब्लड लगाएंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले तो ये है कि भाई जब भी जिस्म से ब्लड कम हो जाता है, सीवियर अनीमिया हो जाता है, तो उसमें भी हम ब्लड लगाते हैं। हेमरेज और ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा हेमरेज हो गया, इंटरनल ट्रामा हो गया, अंदर अंदर ही ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, तो इसलिए लगाते हैं ताकि ब्लड या वॉल्यूम जो है वो बरकरार रहे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स लगाते हैं। कोगुलेशन डिसऑर्डर, शॉक में भी जो है ब्लड लॉस होने की बहुत बड़ी एक इंडिकेशन होती है। और उसके अलावा कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, काफ़ी से डिजीज़ हैं जिसमें ब्लड कम हो जाता है। हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ हैं काफ़ी ऐसी, अ, जैसे कि पर्नीशियस अनीमिया हो गया, या उसके अलावा दूसरे भी हैं काफ़ी सारी, वो भी हम आगे चल के जो है इस पे डिस्कस भी करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से मरीज़ को हम ये नहीं देंगे। तो ये रिलीजियस रिफ्यूज़ल, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें ब्लड नहीं लगी, या मुस्लिम होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने जिसका ब्लड हमें लग रहा है वो तो हमने देखा ही नहीं है। वॉल्यूम ओवरलोड रिस्क होता है। हार्ट फेल्योर के जो पेशेंट है उनको भी ये बहुत ही एहतियात से दिया जाता है। अगर ज़्यादा हार्ट फेल्योर है तो उसमें भी ये नहीं देना पड़ेगा। ऑटो इम्यून काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं जिसमें हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, जो हमारे सेल्स हैं खुद ही टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी ये नहीं लगाया जाता। उसके अलावा जब आप ब्लड हम लगाते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है। सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर्स के ऑर्डर्स का होना बहुत लाज़मी होता है। क्या है कि डॉक्टर ने वर्बली कह दिया कि भाई इसको ब्लड लगाना है, तो वैसे हम कर नहीं सकते। डॉक्टर की लिखत हमारे पास होगी तो उसके मुताबिक हम जो है ब्लड्स लगा सकते हैं।
तो डॉक्टर्स के ऑर्डर बहुत लाज़मी हैं। कल अगर कोई पेशेंट को कोई एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, तो हमारे पास ये प्रूफ़ हो सकता है कि हमें डॉक्टर ने ही लिख के दिया हुआ था, उनकी प्रिस्क्रिप्शन के बाद हमने लगाया हुआ है। उसके अलावा इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि हमने मरीज़ से पेपर पे इजाज़त लेनी पड़ती है। एक पेपर होता है, कंसेंट फॉर्म होता है, वो फिल होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि अगर कोई एलर्जी रिएक्शन होता है या उसके अलावा कहीं पर भी कोई नुकसान हो जाता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है। अगर आप एग्री हैं तो हम ब्लड लगा रहे हैं, नहीं तो फिर जो है हम नहीं लगाएंगे। तो इसलिए कंसेंट लेना लाजमी होता है। ब्लड सैंपल फॉर क्रॉस मैच का मतलब ये है कि सैंपल तो पहले ही जा चुका होगा, जिसकी वजह से जो है दूसरा ब्लड आ चुका है। तो बीच में बड़े जो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं उसके अंदर ये होता है कि एक पेपर होता है, उसके अंदर एबीओ होता है, मतलब वहीं से ही मरीज़ का जो ब्लड है उसी टाइम निकाल करके पेपर के ऊपर लगाते हैं, वहीं पर इमेज करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप कौन-सा है। तो उसी पेपर में पता चल जाता है, तो वहीं पर भी कन्फर्म हो जाता है चीज़ों का। आईवी कैनुला का बहुत लाज़मी है, उसके अलावा बेसलाइन वाइटल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो हैं एक चेकलिस्ट होती है और प्री ट्रांसफ्यूजन सारी चीज़ें देखने की। और उसके अलावा अभी हम दूसरी चीज़ें भी देखते हैं कि कौन-कौन सी हैं। अब चेक क्या-क्या करेंगे, इसमें 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो पेशेंट का एमआर नंबर और नाम। मरीज़ का एमआर नंबर और नाम उनके आईडी बैंड पे होता है। उसके अलावा जो बैग आएगा ब्लड का, उस पे मैच किया जाता है। 2 नर्सेज़ होते हैं। एक नर्स के हाथ में जो है बैग होता है, दूसरे के हाथ में पेपर होता है। तो वो दोनों ही क्या करते हैं, मरीज़ का एमआर नंबर पहले चेक करते हैं। वो मैच करते हैं बैग से भी और उससे पेपर से भी। एक बंदा टैली करेगा, दूसरा उसको लिसन करेगा। फिर टैली करने के बाद फिर से वही वाइस वर्सा होगा। फिर वही वाला बंदा जो है ना वो बताएगा और आगे वाला सुनेगा। वो सुनेगा और पेपर में मैच भी करता जाएगा कि वाक़ई में वही मरीज़ है क्या? एमआर नंबर देख लिया, बेड नंबर देख लिया, नाम देख लिया, ये सारी चीज़ें मैच करनी होती हैं। और उसके अंदर ब्लड ग्रुप देख लिया कि कौन-सा ब्लड ग्रुप है, मरीज़ को कौन-सा लगना है और मरीज़ का कौन-सा ब्लड ग्रुप है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। यूनिट नंबर ऑन बैग, बैग के ऊपर एक नंबर भी होता है, वो भी चेक करना होता है, पेपर भी चेक करना होता है। तो 2 नर्स जो हैं एक-दूसरे को कन्फर्म करते हैं और उसके बाद फिर जो है ब्लड लगाने की तैयारी करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बैग आता है तो उसमें आप क्या-क्या चेक करेंगे? एक तो एमआर नंबर तो करना ही करना है, बैग के ऊपर यूनिट नंबर लिखा होता है वो चेक करना होता है, एक्सपायरी डेट, कोई क्लॉट वगैरह है तो वो भी देखना होता है। अगर डिस्कलरेशन है ब्लड का कोई जो कलर है वो आपको सही नहीं लग रहा तो वो भी चेक करना होता है। और ये नीचे जो लिखा हुआ है वो लीकेज लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि बैग में कहीं पर लीकेज वगैरह हो और आप लगाते रहें या हमें नहीं पता कि लीकेज क्यों हुई, किस लिए हो रही है, या हो सकता है कोई और इन्फेक्शन उस ब्लड के अंदर जा चुका हो। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। वाइटल साइंस प्रोटोकॉल है एक, वो ऐसे होता है कि जब भी ब्लड लगता है तो ब्लड से लगाने से पहले वाइटल्स चेक किए जाते हैं, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। अच्छा, पहला जो घंटा होता है वो हर 15 मिनट से चेक होगा। मतलब प्री वाइटल हमने कर लिया और उसके बाद हर 15 मिनट में हमने जो है ना ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन सारी चीज़ें चेक कर ली। दूसरे घंटे में आधे घंटे के हिसाब से चेक करना पड़ता है और तीसरे घंटे में भले एंड में चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा घंटा जो है वो एक सेंसिटिव चीज़ होती है, उसमें ध्यान करना लाजमी होता है। अब नीचे लिखा हुआ है रन ब्लड स्लोली 2 ml पर मिनट। अब जब शुरू में लगाएंगे तो बिल्कुल स्लो लगाएंगे और 2-3 ml ऐसे लगा देंगे स्लो स्लो ही, और थोड़ा सा वेट भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसको पेशेंट को रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर उनको रिएक्शन होता होगा तो वो उसी टाइम ही पता चल जाएगा। उसके अलावा मॉनिटर फॉर चिल्स, फीवर, रैश और एसओबी। स्टूडेंट्स, इनके काफ़ी सारे इनके रिएक्शंस होते हैं, तो उसके हवाले से हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि मरीज़ को बुखार तो नहीं हो रहा, कहीं पर कोई बॉडी रैशेस हो रहे हों वो भी चेक करना होता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग अगर हो रही है तो वो भी चेक करनी है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें खुद नज़र भी रखनी पड़ती है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, रीअसेस पेशेंट की आईवी कैनुला को रीअसेस करना होता है 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर कि भाई सही तरह जा रही है या नहीं जा रही है। ऐसा ना हो कि जो नर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हों और फिर जो है ब्लड लगाने लगाने के बाद देखा ही ना हो मरीज़ को, तो ऐसे नहीं करना होता।
मरीज़ को देखना, रीअसेस करना बार-बार लाज़मी होता है। ऐसा ना हो कि उनको रिएक्शन हो रहा हो और वो बता नहीं पा रहे हों, तो वो खुद भी जजमेंट की जाती है। ये चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती हैं। ऑब्ज़र्व फॉर रिएक्शन साइंस, मरीज़ के पास जाकर उनसे पूछना करना है कि आपको दिल की रफ़्तार तेज़ तो नहीं लग रही है, बुखार तो महसूस नहीं हो रहा, कहीं से कोई आपको पसीना आ रहा हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही हो तो आप बताएँ। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। काफ़ी तक ये भी होता है कि मरीज़ अकेला होता है, उसके साथ कोई अटेंड नहीं होता तो वो बता नहीं पाता। डू नॉट लीव पेशेंट अनअटेंडेंट, ऐसे मरीज़ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, अटेंडेंट साथ में होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको अकेला छोड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंप्लेन होगी तो कम से कम उनका अटेंडेंट जो है नर्स को बुला सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ये होता है कि 3 घंटे में पूरा मुकम्मल करना होता है नॉर्मल जो इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद वाइटल्स चेक करने होते हैं। डिस्पोज़ बायो hazards बैग, जो बैग है उसको डिस्पोज़ किया जाता है, फेंक दिया जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना दे। और फिर वो डिस्कार्ड करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट वॉल्यूम, इन्फ्यूज़्ड एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन। भाई कितने एमएल आपने दिया, कितने घंटे में दिया, बीच में कोई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, इजीली ट्रांसफ्यूज हो गया या कोई मुश्किलात हुई थी, या ये ऐसा हुआ था कि ट्रांसफ्यूज होने वाले टाइम से पहले या बीच में कोई एलर्जी हो गई हो तो वो भी मेंशन करनी होती है, या अगर नहीं एलर्जी हुई, कैमरा ख़राब हो गया, आपने वो कैमरा उतार के दूसरा कैमरा लगा दिया तो वो भी मेंशन करना होता है। मॉनिटर फॉर लेट रिएक्शंस, इसको ऐसे पेशेंट को 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि घर पे भी उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी-कभी देर से भी ये रिएक्शंस नज़र आ जाते हैं। तो 24 आवर्स जो हैं थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए थोड़ा एहतियात ज़्यादा करना पड़ता है। इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन-कौन से हैं? तो रिएक्शन जब होते हैं ब्लड के तो उनमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं। जिसमें एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और TACO। ये क्या चीज़ है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे, और सेप्सिस के हवाले से भी हम पढ़ेंगे। एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन ये होता है अ सीरियस ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन caused by receiving incompatible blood leading to a rapid destruction of red blood cells। ये तब होता है जब इनकम्पेटिबल का मतलब ये है कि कोई गलत ग्रुप का खून जो है उस मरीज को लग गया हो, तो उसमें ये होता है कि ब्लड आरबीसी जो है वो टूटना शुरू हो जाती हैं। इट अकर्स ड्यूरिंग आर विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। ये ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी हो सकता है और 24 घंटे के अंदर कभी भी हो सकता है। सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, बैक पेन, हाइपोटेंशन एंड डार्क यूरिन। इनके जो सिम्टम्स हैं वो बुखार हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, हाइपोटेंशन, डार्क यूरिन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके रिएक्शन में हो सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? ये होता है कि ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय यूजुअली ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। कॉमन साइंस इंक्लूड रैश, ईचिंग, हीव्स और एंड फ्लशिंग। देखिए ये नॉर्मली एक लोकल एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, जहाँ से कैनुला लगता है वहीं पर भी हो सकती है, रैश हो जाते हैं, खारिश की तरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये एक लोकल रिएक्शन हो सकता है, पूरी बॉडी पे नहीं हो सकता। एनाफाइलिक रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है, ये पूरी बॉडी में हो जाता है और इसके डिफरेंट जो हैं सिम्टम्स भी हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन अ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट अकर्स इमीडिएटली और शॉर्टली आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। ये आफ्टर ट्रांसफ्यूजन इमीडिएट बेस पे भी हो सकता है और जल्द से जल्द भी हो सकता है अगर ये होना हुआ होगा तो। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो उनको ये जल्दी हो जाता है। सिम्टम्स इंक्लूड हाइपोटेंशन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्वेलिंग एंड शॉक। तो इसमें कौन-कौन सी सिम्पटम्स हैं? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है पूरे जिस्म में और शॉक में चला जाता है पेशेंट। फिर इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट की जाती है विद एपिनेफ्रिन, ऑक्सीजन एंड आईवी फ्लूइड इज़ रिक्वायर्ड। अब इसमें ऐसे जो बड़े रिएक्शंस होते हैं उनमें एपिनेफ्रिन जो है वो सबक्यूटेनियस दी जाती है। लेकिन ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, वो कंडीशन देखते हैं, उसके बाद ही फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई थोड़ा सा रिएक्शन हो गया हो तो नर्स जाकर जो है वो एपिनेफ्रिन सबक्यूटेनियस लगा दे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। सर्कुलेटरी ओवरलोड,
Transfusion associated circulatory overload (TACO) is a complication of blood transfusion where a rapid or excessive infusion of blood or blood products overwhelms the circulatory system, leading to acute pulmonary edema, hypertension, and respiratory distress. इसको थोड़ा आप समझिएगा। ब्लड जब तेज चला जाता है तो उसमें ये रिएक्शन हो जाता है इसका ब्लड का, जिसको TACO कहते हैं, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे को जो है वीक कर लेता है, डैमेज कर लेता है, लीडिंग टू एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इसमें, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पेशेंट जा सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो सकती है? तो नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर किसी को एलर्जी रिएक्शन हो गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें फ़ौरन ही स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मेंटेन आईवी एक्सेस विद नॉर्मल सलाइन। जल्द से जल्द हमने कैनुला बंद कर लिया, स्टॉप कर लिया ब्लड को, और दूसरा कैनुला लगा दिया, नॉर्मल सलाइन हमने स्टार्ट कर ली। Monitor vital signs closely, including BP, heart rate, respiratory rate, temperature, and oxygen saturation. सारी चीज़ें वो मॉनिटर करना है उसी टाइम। और वाइटल्स में हमें पता चल जाता है, अगर हार्ट रेट बहुत बड़ा हुआ है तो मतलब रिएक्शन हो चुका है। नोटिफाई द फिजिशियन एंड ब्लड बैंक वाले को भी बताना है, और फिजिशियन को भी इस बात के बारे में बताना है। एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एज नीडेड। जो जो भी कंसल्टेंट को लगेगा वो एंटी एलर्जिक हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, जो भी मेडिकेशन वो कहेंगे वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट द रिएक्शन एंड एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली अबाउट फ्यूचर प्रिकॉशंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये है कि फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जब एलर्जी रिएक्शन हो जाता है तो उनको भी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है पॉजिटिव तरीके के हवाले से। सेफ ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, और अगर प्रोटोकॉल बिल्कुल सही होंगे तो सेफ ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी। एमआर नंबर एंड ब्लड बैग चेक क्रिटिकली। एमआर नंबर और इसको बैग को चेक करना बहुत लाजमी होता है, बिल्कुल डीपली चेक करना पड़ता है। मॉनिटर वाइटल्स फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, और बार बार चेक करने हैं वाइटल्स को। बार बार का मतलब ये है कि हर 15 मिनट में पहला घंटा, दूसरे घंटे में आधा घंटे में चेक करना होता है, तीसरा घंटा आखिर में चेक करना होता है। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ रिएक्शंस सेव लाइफ्स। अगर हम पहले ही से रेडी होंगे और मरीज को एजुकेशन देंगे रिएक्शन के हवाले से कि भैया अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, तो इससे मरीज की जान बच भी सकती है। नर्स प्लेज सेंट्रल रोल इन ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी। नर्स का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसफ्यूज करने के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे चैनल पे काफ़ी सारे बेसिक नर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप इजीली हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने होस्ट साहब अकबर इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।